हेलो दोस्तों, मैं पीटी सर। आज मैं यह वीडियो लेकर आया हूं जिसमें आपका जो प्राचीन भारतीय कला से शुरुआत होगा और इसमें काफ़ी क्वेश्चन है। और ये जो क्वेश्चन है आपके जो आगामी आने वाली परीक्षाओं के लिए उपयोगी होंगे क्वेश्चन इसमें, जिसमें आपके जो प्रमुख रूप से टीजीटी, पीजीटी और नेट, ये इन परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए दोस्तों, मैं आज लेकर ये वीडियो चल रहा हूँ जिसमें आपका पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है। देखिए इसमें क्या कह रहा है। कह रहा है आर्य आर्य शब्द का अर्थ क्या है। तो दोस्तों, आर्य शब्द का अर्थ जो है इसमें श्रेष्ठ या कुलीन है। आर्य शब्द का आपका जो श्रेष्ठ या कुलीन है, इसमें आपको आर्य को यानी आपके वर्ण है, वर्ण को 4 भागों में बांटा गया है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, जिसमें यानी आर्यों के जो है इसमें यानी ब्राह्मण शब्द है, लेकिन ये है आर्यों नहीं बांटा, लेकिन इसमें है यानी आर्य शब्द का अर्थ क्या है। तो देखिए दोस्तों, इसमें श्रेष्ठ व कुलीन है, श्रेष्ठ व कुलीन। अगला देखिए 2 नंबर है, आर्यों की भाषा क्या थी। तो दोस्तों, ये जो आर्यों की भाषा क्या थी, तो ये संस्कृत है। आर्यों की भाषा संस्कृत थी। अगला देखिए 3 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन एवं कृषि था। ये आपका आएगा, ये पशुपालन और कृषि था। अगला देखिए, ये है फिर आर्यों ने सबसे पहले किस धातु की खोज की। तो आर्यों ने सबसे पहले लोहा धातु की खोज की। और आपको ये बता दें कि आपका लोहा जो है सर्वप्रथम आर्यों के यानी आपका वैदिक काल से, यानी आर्य जो है वैदिक काल के अंतर्गत आते हैं। और जो लोहा है वैदिक काल में खोज हुई थी। तो इस किसने खोजा, आर्यों ने जो खोजा था लोहा को। इससे पहले आपके जो तांबा की खोज हुई थी, और तांबे के बाद आपका जो कांसे की हुई है, लेकिन ये आर्यों के समय में लोहा धातु की खोज हुई है। जब से लोहा धातु की खोज हुई तभी से विकास होता बढ़ता चला रहा है। अगला देखिए जो है 5 नंबर है। कह रहा उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी व ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को क्या कहा जाता था। तो श्रमण श्रमण कहा जाता था इनको। अगला देखिए, ये जो श्रमण कहा जाता था। अगला देखिए क्वेश्चन है 6 नंबर। कह रहा है वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग क्या है। तो वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग क्या है। तो देखिए इसमें जो शुल्व सूत्र है, ये जो है शुल्व सूत्र है ये। अगला देखिए, वेदों की संख्या कितनी है। तो ये तो आप सब लोगों को पता है, वेदों की संख्या कितनी है। तो वेदों की 4 है। ये वेदों की संख्या 4 है। और आपके कौन है, तो आपके ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है और अथर्ववेद है। 4 वेद हैं। अगला देखिए क्वेश्चन कह रहा है 8 नंबर। कह रहा है सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। ये आपका जो सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो ऋग्वेद है। ये सबसे प्राचीन वेद तो ऋग्वेद है। और दोस्तों, ऋग्वेद की रचना जो है आपके पूर्व वैदिक काल में हुई है। बाकी 3 वेदों की रचना उत्तर वैदिक काल में हुई है। और वेदों की संख्या कितनी है, तो अभी आपको देखें ऊपर 4 वेदों की संख्या है। फिर देखिए अगला है 9 नंबर। क्या है किस वेद द्वारा वैदिक संस्कृति के बारे में ज्ञान होता है। तो वैदिक यानी वेदों संस्कृति का ज्ञान जो है आपके ऋग्वेद के द्वारा होता है। इसमें आपका जो ऋग्वेद सही होगा, ये आपका ऋग्वेद, जो वेदों की पूर्ण रूप से ऋग्वेद में मतलब रचना मिलती है। फिर अगला है देखिए, भारत के राज चिन्ह में लिखा सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है। दोस्तों, ये जो है मुंडकप उपनिषद से लिया गया है, जिसे मुंडकोपनिषद कहते हैं। और ये आपका मोस्ट है, इसे याद कर लेना, पूछा भी सकता है, मुंडकोपनिषद ये जो है। अगला देखिए, अगला 11 नंबर है। कह रहा है ये जो क्वेश्चन है आपका, कह रहा है भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किस वेद को कहा जाता है। तो दोस्तों, ये जो आपका आता है संगीत यानी संगीत से संबंधित कौन सा आपका वेद है, तो ये आपका सामवेद है। ये जो आपका सामवेद है संगीत से संबंधित, भारतीय संगीत से संबंधित है। अगला है 12 नंबर। कह रहा है प्रथम विधि निर्माता कौन है। तो प्रथम विधि निर्माता आपके मनु है। और प्रथम आपकी स्मृति कौन सी है, तो मनु स्मृति है। अगला देखिए, ये मनुस्मृति की रचना किसने की थी, तो मनु ने की थी। हमने बताया आपको प्रथम विधि निर्माता कौन है, तो मनु है। और प्रथम स्मृति कौन है, तो मनुस्मृति मानी गई है। अगला देखिए, आ गया। देखिए फिर अगला है कृष्ण भक्ति का प्रथम एवं प्रधान ग्रंथ कौन सा है। तो कृष्ण भक्ति का प्रथम एवं प्रधान ग्रंथ जो है आपका अंग जो है ग्रंथ है जो लिखा है, कृष्ण भक्ति का प्रथम एवं प्रधान ग्रंथ कौन सा है। तो इसमें आपका जो है श्रीमद् भागवत गीता है। ये जो श्रीमद् भागवत गीता है ये। अगला देखिए 15 नंबर।
ये 15 नंबर है। कह रहा है ऋग्वेद में संपत्ति का मुख्य रूप क्या है? तो ऋग्वेद में संपत्ति को गौ धन माना जाता है, और जो गौ जो है गाय को प्रमुख धन माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो आपके ऋग्वेद मतलब आर्य आए थे चरवाहे के रूप में आए थे, चरवाहे के रूप में आए थे। और ये जो गौ इनका प्रमुख पशुपालन आपको लिखाया गया, इनका जो क्या पशुपालन और कृषि था प्रमुख व्यवसाय, इसमें आपका प्रमुख रूप से गौ पालन ही सबसे अच्छा मानते थे, गौ को सबसे पवित्र मानते थे। अगला जो है किस मंडल में शूद्रों का उल्लेख ऋग्वेद में पहली बार मिला है? तो जो शूद्रों का उल्लेख है 10वें मंडल में मिला है। अगला नंबर 17 नंबर देखिए क्या कह रहा है, पुराणों की संख्या कितनी है? तो आपको सभी लोगों को पता है पुराणों की संख्या कितनी है, तो ये 18 पुराण है। अगला देखिए वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण किसकी उपासना था? तो वैदिक धर्म की मुख्य लक्षण की जो है ये प्रकृति की उपासना था, मतलब वैदिक काल सबसे पहले प्रकृति की पूजा करते थे। फिर देखिए और वेदों के सबसे प्रमुख कौन देवता थे? तो इंद्र माने जाते हैं, इंद्र हैं, और अग्नि भी है, अग्नि को प्रमुख से देवता माना, इंद्र को माना गया है। और जो अग्नि है तो मनुष्य और इंद्र यानी मनुष्य भगवान के रूप के मध्यस्थ के रूप में इंद्र की ये आपकी जो है अग्नि की पूजा की जाती थी, मतलब भगवान और मनुष्य के बीच में मध्यस्थ अग्नि को माना जाता था। फिर अगला देखिए किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? तो ऋग्वेद में आपको बताए थे अभी इंद्र क्योंकि यहाँ के प्रमुख देवता इनके इंद्र थे, क्योंकि इंद्र को वर्षा का देवता माना जाता है, और वहाँ पे वर्षा क्योंकि ये यहाँ का प्रमुख व्यवसाय कृषि था, कृषि जब तक वर्षा नहीं होगी कृषि अच्छी नहीं होगी, तो इसलिए इंद्र को पूजते थे वर्षा के लिए, इसलिए वर्षा को देवता इंद्र को माना जाता है। तो यहाँ पे है जो इन देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर का शब्द का प्रयोग जो है इंद्र के लिए किया जाता था, ये जो है इंद्र के लिए किया जाता था। अगला देखिए अगला जो है 20 नंबर सूल सूत्र किस विषय से संबंधित है? तो सूल सूत्र जो ये है ज्यामिति से संबंधित है। अगला देखिए 21 नंबर है अस्तोमा साद्रमय कहाँ से लिया गया है? तो अस्तोमा साद्र से जो है ऋग्वेद से लिया गया है, ये जो है ऋग्वेद से लिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो ऋग्वेद में 9वां मंडल है जो ये सोम को समर्पित है, ये 9वां मंडल है, सोम को समर्पित है। अगला 23 नंबर है 10 राजाओं का प्रसिद्ध युद्ध 10 राज युद्ध किस नदी पर हुआ था? तो ये आपका है परुली नदी पर हुआ था। 23 नंबर का उत्तर होगा परुली नदी, जो है परुली नदी, ये सही होगा। अगला है 24 नंबर धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? तो भू शास्त्रों में भू राजस्व की जो है धर्मशास्त्रों में 1 या 6 है, जो संख्या 1 व 6 है। फिर अगला है फिर है 25 नंबर 800 ईसा पूर्व में 600 ईसा पूर्व का युग कौन सा युग कहा जाता है? तो ब्राह्मण युग कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो प्रमुख से ब्राह्मण थे प्रमुख थे। मैं अगला देखिए फिर है धर्म ये है वही पुस्तक है। फिर अगला है 26 नंबर देखिए प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? तो ये जो गायत्री मंत्र है आपका ऋग्वेद में मिलता है, ये आपका जो है ऋग्वेद में मिलता है। फिर है आपका अगला क्वेश्चन न्याय दर्शन को किसने प्रचलित किया था? तो न्याय दर्शक को जिसने है गौतम बुद्ध, न्याय दर्शन के गौतम बुद्ध माने जाते हैं, ये जो है गौतम बुद्ध है। फिर अगला क्वेश्चन है प्राचीन भारत में निंक के नाम से किसे जाना जाता है? तो प्राचीन भारत में निंक के नाम से स्वर्ण आभूषणों को जाना जाता है। अगला देखिए फिर योग दर्शन का प्रतिपादन किसने किया? तो योग दर्शन के हैं आपको बता दें योग मतलब योगा, और इसमें जो योगा जो है योगा कौन करता है? तो योगा के लिए पतंजलि जाने जाते हैं, बाबा रामदेव, योगा के लिए बाबा रामदेव जाने जाते हैं, और बाबा रामदेव का जो प्रोडक्ट कौन सा है? तो पतंजलि। तो ये योगा के कौन है? तो योग दर्शन के पतंजलि हैं। फिर देखिए उपनिषद किस पर आधारित है? तो उपनिषद जो है दर्शन पर आधारित है, उपनिषद जो है ये दर्शन पर आधारित है। देखिए फिर है 31 नंबर है प्रारंभिक वैदिक सभ्यता में सबसे बड़ी नदी कौन सी है थी? प्रारंभिक वैदिक सभ्यता में सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो सिंधु नदी है, ये जो है आपकी सिंधु नदी मानी गई। दोस्तों ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टीजीटी लेवल बहुत ही अच्छा है, टीजीटी है दिल्ली वाला भी है, नवोदय में भी कई क्वेश्चन पूछे गए इसमें से।
फिर अगला क्वेश्चन है 32 नंबर, कौन सा वेद गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है? तो आपका जो ऋग्वेद है ये गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। फिर अगला है आपका विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? तो आपका महाभारत है। आपके जो दो आपके महाकाव्य हैं, एक तो रामायण है, दूसरा महाभारत है। तो सबसे बड़ा यानी काव्य कौन सा है? महाकाव्य तो महाभारत है। और सबसे प्राचीन कौन सा महाकाव्य? तो रामायण है। फिर देखिए महाभारत का दूसरा नाम क्या है? तो महाभारत का दूसरा नाम क्या है? तो देखिए जय संहिता। महाभारत का दूसरा नाम जय संहिता है। 34 नंबर क्वेश्चन। फिर अगला है 35 नंबर, देखिए महाभारत के रचयिता कौन है? तो महाभारत के रचयिता जो है आपके वेद व्यास हैं। महाभारत के रचयिता वेद व्यास हैं। अगला है रामायण किसके द्वारा रचित है? तो आपको सब लोगों को पता, रामायण जो है वाल्मीकि के द्वारा रचित है। फिर अगला क्वेश्चन है 37 नंबर, उपनिषद काल के राजा अश्वपति किस स्थान के शासक थे? तो अश्वपति जो राजा ये हैं कैकेय के मतलब जो वहाँ के ये संस्थापक थे राजा। अगला क्वेश्चन है आध्यात्मक ज्ञान के संबंध में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद से प्राप्त होता है? तो ये जो है कठोपनिषद से प्राप्त होता है। ये जो ये है कंठोपनिषद से प्राप्त होता है। फिर अगला है 29 नंबर, वैदिक नदी कुभा का स्थान कहाँ है? यानी कुभा का स्थान वैदिक नदी जो है ये अफगानिस्तान में है। ये जो है अफगानिस्तान में है। फिर अगली नदी, अगला क्वेश्चन मतलब 40 नंबर, फिर ये जो है कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित की गई दार्शनिक प्रणाली कौन सी है? तो कपिल मुनि जो द्वारा जो है ये सांख्य दर्शन की जो है प्रणाली प्रतिपादित की थी। अगला है 44 नंबर, भारत के किस स्थल की खुदाई में लौह धातु के प्रचलन के प्रमाण मिले हैं? तो भारत की जो लौह खुदाई के धातु जो प्रचलन के प्रमाण जो हैं अतरंजी खेड़ा, ये जो है अतरंजी खेड़ा से लौह धातु के साक्ष्य मिले हुए हैं। ये जो है भारत के किस स्थल से खुदाई की मिले? तो अतरंजी खेड़ा से मिले हुए लौह धातु के साक्ष्य। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर, कह रहा है किस वेद का संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो जो आपका सामवेद का संकलन है जो ऋग्वेद पर आधारित है। देखते हैं अगला क्वेश्चन है कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो कर्म का सिद्धांत जो मीमांसा से संबंधित है। कर्म का सिद्धांत मीमांसा से संबंधित है। अगला देखिए, फिर चरक संहिता किससे संबंधित है? तो चरक संहिता चिकित्सा से संबंधित है। ये जो है चिकित्सा से संबंधित है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता किस वेद में चला है? तो यज्ञ संबंधी विधानों को जो है ऋग्वेद में, यानी यज्ञ अनुष्ठानों से संबंधित कौन सा वेद है? तो यजुर्वेद से संबंधित है। यजुर्वेद है यज्ञ अनुष्ठानों से संबंधित पूजा पाठ कराया जाता है। फिर अगला है 46 नंबर, वैदिक युग की सभा क्या कहलाती है? तो वैदिक युग की सभा जो है मंत्री परिषद कहलाती थी। अगला क्वेश्चन है 47 नंबर, देखिए ये जो 47 नंबर, फिर कह रहा है कौन सी दस्तकारी आर्यों के द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? तो जो ये है लोहारगिरी नहीं लाई गई थी। ये जो लोहारगिरी नहीं लाई गई थी। फिर अगला देखिए, क्योंकि लोहार इसलिए नहीं लाई गई थी क्योंकि ये लोहार जो है लोहे ये वैदिक काल में आए हैं तब लोहे की मतलब खोज की है, तो साथ में कहाँ से लाएंगे? फिर है किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन किया गया है? तो आपके जादुई टोना वशी का जो है अथर्ववेद में किया गया है। जादू टोना का जो अथर्ववेद में जो प्रचलन मिला है। फिर अगला है 49 नंबर, प्राचीन व्याकरण ग्रंथ अष्टाध्यायी किसके द्वारा रचित है? तो अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? पाणिनि है। ये दोस्तों याद कर लेना क्योंकि पाणिनि जो टीईटी के लिए बहुत अच्छे हैं हमारे। फिर अगला है, और इन्हीं को दोस्तों चित्रकला को यानी ललित कला उपयोगी कला को चारों ओर कारू कहा है। अगला देखिए, मनुस्मृति किससे संबंधित है? तो ये जो है समाज व्यवस्था से संबंधित है। फिर है
गायत्री मंत्र की रचना किसने की? तो गायत्री मंत्र की रचना है विश्वामित्र ने की थी। फिर अगला है अश्वेता किस क्षेत्र से संबंधित है? तो अश्वेता जो ये है, ये जो अश्वेता ईरान से संबंधित है। फिर अगला क्वेश्चन, सैंधववासी मिठान के लिए किस वस्तु का प्रयोग करते थे? तो सैंधववासी जो है ये शहद शब्द का प्रयोग, ये जो शहद शब्द जो है वस्तु का प्रयोग करते थे, क्योंकि शहद जो आपका है मिठास यानी मिठाई के रूप में शहद का प्रयोग करते थे। फिर है सैंधव सभ्यता में कौन सी प्रथा प्रचलित थी? तो सैंधव सभ्यता में पर्दा प्रथा और वेश्याव्रत ये प्रथाएं प्रचलित थी। अगला देखिए, फिर है 55 नंबर है वैदिक काल की दो प्रसिद्ध विदुषी महिला कौन सी थी? तो वैदिक काल की जो महिला थी अपाला और अपाला और घोषा थी दो। फिर है 56 नंबर देखिए, संगम काल में कितनी रचनाओं का वर्णन है? तो संगम काल में जो रचनाएं हैं 2289 रचनाओं का वर्णन मिलता है, ये जो है 2289। फिर अगला है 57 नंबर, संगम काल की प्रसिद्ध रचना कौन सी थी? तो ये जो है तमिल व्याकरण एवं लोककप्पियम थी। तमिल व्याकरण एवं तोलकप्पियम जो है, नए नए थोड़ा नाम लग रहे हैं, कोई बात नहीं, मोस्ट क्वेश्चन याद कर लेना। फिर है तोलकप्पियम की रचना किसने की? तो तोलकप्पियम की रचना तोलकप्पियर ने की थी, जो तोलकप्पियर के नाम पर तोलकप्पियम पड़ा हुआ है, नाम पे से मिलता जुलता है। फिर है 59 नंबर, चोल वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? तो सबसे प्रसिद्ध शासक ये आपका करिकाल था। उसे आपको चोल काल में मंदिरों के लिए जाना जाता है, लेकिन चोल काल की जो कांस्य की नटराज की प्रतिमा ये भी बहुत मोस्ट है। और यहाँ का जो अच्छा शासक यहाँ का राजा जो यानी विजयालय या चोलेश्वर था यहाँ का, जिसने गंगे कोंडम चोलापुरम मंदिर का निर्माण कराया था। और यहाँ का सबसे शक्तिशाली शासक जो है आपका राजराजेश्वर था। फिर अगला यहाँ करिकाल गद्दी पर कब बैठा? तो 190 ईस्वी के लगभग में गद्दी पर यह बैठा। फिर अगले क्वेश्चन, फिर एक किस चोल वंश के शासक ने उद्योग धंधे एवं कृषि को प्रोत्साहन दिया? तो ये करिकाल ने ही मतलब दिया था। फिर है चोल काल में सर्वोच्च न्यायालय को क्या कहा जाता था? तो चोल काल में सर्वोच्च न्यायालय को मनरम कहा जाता था। यहाँ पे जो है मनरम शब्द दिया हुआ, इसे कहा जाता था। फिर अगला क्वेश्चन है मानसून की खोज किसने की? तो मानसून की खोज मिस्र के नाविक हिप्पालस ने की थी। मिस्र के नाविक ये हिप्पालस ने की थी। फिर है 64 नंबर, चोल काल में सूती वस्त्र उद्योग का प्रमुख कौन सा था? तो चोल काल में सूती वस्त्र उद्योग का प्रमुख था जो है उरेयूर था। इसमें दिया है ये जो उरेयूर, ये आपका ये था। फिर अगला है पांडवों की राजधानी क्या थी? 65 नंबर क्वेश्चन है। तो पांडवों की राजधानी क्या है? तो ये जो है मदुरई, पांडवों की राजधानी मदुरई है। फिर है चेर वंश का शासक किस क्षेत्र पर था? तो चेर वंश का शासक जो है ये केरल पे था, ये केरल जो है। फिर है चेर वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था? तो ये है सेंगुट्टू वन जो है यहाँ का सबसे प्रतापी शासक था, प्रसिद्ध शासक। फिर है किस शासक को लाल चेर कहा जाता था? तो ये जो अभी आपको दिखाए हैं चेर वंश का सब प्रसिद्ध मतलब शासक जो सेगुट्टुवन था, जो यहीं पे यानी इस यहाँ भी किस शासक को यानी लाल चेर कहा जाता था, वो सेगुट्टुवन को ही लाल चेर कहा जाता था। अगला देखिए गुप्त वंश की स्थापना कब हुई? तो गुप्त वंश की स्थापना यहाँ पे तो आप दोस्तों आपका 319 दिया हुआ है, 319 दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे जो गुप्त संवत वो ये भी माना जाता है क्योंकि ये जो चंद्रगुप्त द्वितीय आपका जो यहीं पे चंद्रगुप्त यानी जो है विक्रम संवत का प्रारंभ किया था, और विक्रम संवत का प्रारंभ 319 से माना जाता है, इसीलिए यहाँ पे गुप्त वंश की मतलब स्थापना ऐसे मानी गई। वैसे जो आपका जो है तो 250 से माना जाता है, आपका जो 250 या 275 से माना जाता है प्रारंभ। फिर अगला क्वेश्चन है 70 नंबर, गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी? तो गुप्त वंश की स्थापना श्री गुप्त ने की थी, जिसका उत्तराधिकारी घटोत्कच था। और यहाँ का सबसे प्रतापी शासक कौन था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय था, जिसे को विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है।
फिर देखिए अगला 71 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है गुप्त वंश के किस शासक ने महाधिराज की उपाधि धारण की थी? तो इसमें चंद्रगुप्त प्रथम ने की थी उपाधि। फिर है, आर्यभट्ट कौन था? तो आर्यभट्ट यानी खगोल वैज्ञानिक एवं गणितज्ञ था। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, आर्यभट्ट किस वंश के समकालीन था? तो आर्यभट्ट जो है गुप्त वंश के समकालीन था। फिर 74 नंबर देखिए, गुप्त शासकों की राजधानी राज दरबारी भाषा क्या थी? तो गुप्तों की राजभाषा क्या थी? तो संस्कृत थी। फिर है 75 नंबर देखिए, कह रहा है गुप्त राजवंश के किस शासक ने हूणों के आक्रमण को रोका? तो ये जो हूणों के आक्रमण को स्कंदगुप्त ने रोका था। ये जो है स्कंदगुप्त ने रोका। फिर अगला क्वेश्चन, फिर है 76 नंबर है, गुप्त राजवंश किसके लिए प्रसिद्ध था? तो गुप्त राजवंश है जो ये आपको बता दें, गुप्त कला को जो है प्रथम यानी भारत का स्वर्ण काल माना गया है, क्योंकि यहाँ पे कला एवं स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध है ये, तो इसलिए इसको यानी यहाँ पे ये भारत का प्रथम स्वर्ण काल माना जाता है। इसमें चित्रकला, मूर्तिकला और वास्तु सभी रूपों में यहाँ पे काम हुआ है, तो इसलिए इसको गुप्त का प्रथम स्वर्ण काल माना गया है। फिर 77 नंबर, अजंता एवं एलोरा कलाकृतियाँ किस काल से संबंधित हैं? तो अजंता एवं एलोरा जो है किस काल से संबंधित है? तो गुप्त काल से, क्योंकि दोस्तों ये जो गुप्त काल में यहाँ पे अच्छा काम हुआ है। वैसे तो आपका जो अजंता है शुंग, सातवाहन, गुप्त, वाकाटक और चालुक्य कई राजवंशों ने किया, लेकिन गुप्त और वाकाटक काल में अच्छा कार्य हुआ है। अगला देखिए, नंबर है, कालिदास किसके राज दरबारी कवि थे? तो कालिदास है जो चंद्रगुप्त द्वितीय व विक्रमादित्य के दरबार में थे, और इन्हीं गुप्त काल के जो है यही सबसे अच्छा व शक्तिशाली राजा माना गया है। और यहाँ इनकी जो दोस्तों कालिदास हैं, इनकी रचनाएं जो ये जो हैं हरिवंश पुराण है, रघुवंशम करके हैं, और ऋतुसंहार है, ये जो रचनाएं इनकी हैं प्रथम सती की मानी गई हैं, लेकिन ये जो कालिदास हैं 5वीं सती के हैं। इनमें विवाद है कि कब माना गया, ये क्लियर नहीं। फिर अजंता चित्रकारी किस धर्म से संबंधित है? तो अजंता चित्रकारी जो है बौद्ध धर्म से ही संबंधित है, प्रमुख रूप से बौद्ध धर्म से संबंधित है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला 80 नंबर क्वेश्चन है, देखिए, एरड़ अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो एरड़ का अभिलेख है जो भानुदत्त से संबंधित है, 80 का भानुदत्त से ही। फिर है, चीनी यात्री फाहियान किसके शासन काल में भारत आया था? तो ये चीनी यात्री फाहियान है जो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय आया, भारत आया था। ये चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत आया था। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, 82 नंबर, भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग किस युग को कहा जाता है? तो भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग जो है ये गुप्त युग को माना जाता है। हमें बताया था अभी, प्रथम स्वर्ण युग गुप्त काल को, और द्वितीय जो है आपका जो मुगल काल को माना गया है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है, फिर 83 नंबर, सेतुबंध की रचना किस वंश के शासक ने की? तो सेतुबंध की रचना है जो गुप्त वाकाटक, ये जो आपके जो वाकाटक राजाओं ने की, क्योंकि ये जो वाकाटक है गुप्तों के समकालीन थे, और इसके माना जाता है कि ये जो वाकाटक है गुप्तों के रिश्तेदार थे, इसलिए इनके संबंध अच्छे थे दोनों, इसलिए इनमें युद्ध नहीं हुआ। फिर अगला क्वेश्चन, आर्यभट्ट किस वंश के समकालीन था? तो गुप्त वंश के समकालीन था। ये शायद देखने हो गया क्या, 75, 78, 74, हाँ ये हो गया है अभी दो। फिर अगला है ये जहाँ वही, फिर किस गुप्तकालीन शासक को कविधिराज कहा गया? तो समुद्रगुप्त को कहा गया। फिर है, कौन सा गुप्त शासक भारत का नेपोलियन के नाम से जाना जाता था? तो आपका जो ये है समुद्रगुप्त, ये जो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता था। फिर अगला है, स्कंदगुप्त को किस लेख से सक्रोपम कहा गया है? तो ये है बहोमस्तम लेख से जो इनको सक्रोपम कहा गया है। फिर अगला 87 नंबर देखिए, गुप्त काल के सबसे लोकप्रिय देवता कौन थे? तो गुप्त काल के सबसे लोकप्रिय देवता विष्णु थे। फिर है 88 नंबर, फिर है, दिल्ली में स्थित लौह स्तंभ किस सदी में निर्मित हुआ? तो दिल्ली में लौह स्तंभ जो है 4वीं सदी ईस्वी में निर्मित हुआ।
फिर है अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है फाहियान द्वारा लिखित ग्रंथ को कोको की में किसका वर्णन मिलता है। तो इसमें जो है बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का वर्णन मिलता है। नवासी का जो है बौद्ध धर्म से है। फिर अगला है अमरकोश नामक ग्रंथ की रचना किसने की और वे किस शासक से जुड़े थे। तो ये है जो अमर सिंह ने की और ये चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन से जुड़े थे। अगला देखिए, अगला है हरिशेन किसका दरबारी कवि था। तो ये जो हरिशेन है चंद्रगुप्त का दरबारी कवि था। फिर है गुप्त काल की सोने की मुद्रा को क्या कहा जाता था। तो गुप्त काल में सोने की मुद्रा को ये दीनार कहा जाता था। दीनार ये जो है दीनार का है। फिर अगला है कुंवर संभव महाकाव्य के रचनाकार कौन है। तो हमने अभी बताया था जो कौन से, तो कालिदास, कुमार संभव, ये कालिदास है। फिर है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस युग में हुई है। तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना जो गुप्त वंश में हुई है। जो किसने की, तो कुमार गुप्त ने की है। और इसी को आगे चलकर आपका जो है पाल वंश में इसका जीर्णोद्धार हुआ है। फिर अगला है गुप्त युग में भू राजस्व की दर क्या थी। तो भू राजस्व की दर जो उपज का 6ठा भाग था। फिर है 96 नंबर। फिर है नगरों का क्रमिक पतन किस युग की विशेषता थी। गुप्त युग की। तो इसमें नगरों का क्रमिक पतन की जो गुप्त युग की थी, सही। फिर है किस वंश के शासकों ने मंदिरों और ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिए हैं। तो ये है कौन से हैं, तो गुप्त वंश देती है। फिर अगला है महरौली स्थित लौह स्तंभ किसकी स्मृति में है। तो महरौली जो है चंद्रगुप्त द्वितीय की स्मृति में है। फिर अगला है कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्र नाटक का नायक कौन था। तो इसमें अग्निमित्र था। फिर 100 नंबर क्वेश्चन है चंद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन किस अभिलेख में मिलता है। तो प्रयाग अभिलेख में मिलता है। फिर अगला है 101 नंबर बाल विवाह की प्रथा कब प्रारंभ हुई। तो बाल विवाह की प्रथा गुप्त काल से ही प्रारंभ हुई। अगला देखिए, फिर है सर्वप्रथम कौन सा ग्रंथ यूरोपीय भाषा में अनुवादित हुआ है। यानी सर्वप्रथम कौन सा ग्रंथ यूरोपीय भाषा में अनुवादित हुआ है। तो ये अभिज्ञान शकुंतलम है, जिसके रचनाकार कौन है, तो बताया था कालिदास है। फिर अगला जो क्वेश्चन है सती प्रथा का यानी प्रथम उल्लेख कहाँ से मिलता है। तो सती का प्रथा का प्रथम उल्लेख जो है एरड़ अभिलेख से मिलता है। ये एरड़ अभिलेख है जो गुप्तकालीन है। अगला देखिए 104 नंबर। फिर है गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो गुप्तकालीन जो सबसे बड़ा ढेर है बयाना भरतपुर से प्राप्त हुआ है। ये कहाँ पड़ता है, तो राजस्थान में। फिर है 105 नंबर किस गुप्त शासक को नालंदा विश्वविद्यालय का इस संस्थापक माना जाता है। तो ये जो यहाँ पे रूपक लिखा है, लेकिन नालंदा विश्वविद्यालय का जो है निर्माण कुमार गुप्त ने करवाया था। यहाँ पे रूपक लिखा है लेकिन कुमार गुप्त ने करवाया था। फिर अगला देखिए 106 नंबर कालिदास की कौन सी कृति की गिनती विश्व की सर्वाधिक प्रसिद्ध 100 कृतियों में की जाती थी। तो जिसमें जो है जो अभिज्ञान शकुंतलम की गिनती की जाती थी। ये अभिज्ञान शकुंतलम है। फिर अगला है गणित की दशमलव प्रणाली के आविष्कार का श्रेय किसे दिया जाता है। तो ये जो है मौर्य को दिया जाता है। फिर है किस विद्वान ने गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया है। तो ये जो है आर्यभट्ट है। ये दोस्तों ऐसे क्वेश्चन हैं विविध में पूछ सकते हैं। फिर अगला है 109 नंबर गुप्त काल की प्रसिद्ध पुस्तक नवनीत कम का संबंध किस क्षेत्र में है। तो ये जो नवनीत कम का क्षेत्र है चिकित्सा के क्षेत्र में है। फिर अगला 110 नंबर है तांबे के यानी सिक्के जारी करने वाला प्रथम युग गुप्त शासक कौन था। तो है रामगुप्त। इसने मतलब है अपने शासनकाल में तांबे के सिक्के जारी किए। फिर है 111 नंबर मेहरकोल का संबंध किससे है। तो मेहरकोल जो हूड जात से संबंधित है। फिर अगला क्वेश्चन है 112 नंबर
कौन से गुप्त राजा ने विक्रमादित्य की उपाधि ग्रहण की थी? तो इसे चंद्रगुप्त द्वितीय जो है विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी और इन्हीं को इस समय में चित्रकला, मूर्तिकला, वास्तुकला पे अधिक कार्य किया गया। फिर है ये है किस गुप्त शासक ने दक्षिण में किस गुप्त शासक ने दक्षिण में 12 राज्यों पर विजय प्राप्त की थी? ये है चंद्रगुप्त ने प्राप्त की थी। फिर है सर्वराज्योच्छेदता की उपाधि किसने धारण की थी? ये समुद्रगुप्त ने की थी। फिर है चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत की स्थापना कब की? तो 319 में की थी। और यानी गुप्त का यानी ये की थी और यही वास्तविक गुप्त वंश का संस्थापक समय यहीं से माना जाता है। फिर है गुप्त संवत एवं शक संवत में कितना अंतर है? तो ये जो है 241 वर्षों का अंतर है। फिर है किस वंश के शासकों ने चांदी की मुद्राओं का प्रचलन किया? तो ये जो है गुप्त वंश के शासकों ने चांदी मुद्राओं का प्रचलन किया है। अगला क्वेश्चन है 118 नंबर है। ये कह रहा है किसने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा गया? तो ये जो विसेंट स्मिथ ने चंद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा। फिर अगला है गुप्त काल में प्रमुख शिक्षा केंद्र कौन से थे? तो गुप्त काल में जो प्रमुख शिक्षा जो है ये पाटलिपुत्र, उज्जैनी थे। ये जो है पाटलिपुत्र प्रमुख से शिक्षा केंद्र थे। अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन है 120 वंश का अंतिम 120 का क्वेश्चन है गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन है? तो जो विष्णुगुप्त गुप्त वंश का अंतिम शासक है। फिर देखिए सती होने का प्रमाण प्रथम बार कब मिला? तो सती होने का प्रथम प्रमाण जो 510 ईस्वी में मिला। फिर है 122 नंबर सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ किसने लिखा? तो सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ जो आर्यभट्ट ने लिखा था। फिर है 123 नंबर नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? तो 415 या 454 ईस्वी में हुई। ये 415 से 454 के मध्य में हुई। ये हमने बताया ना कुमारगुप्त ने करवाया। फिर है पुष्यभूति वंश की स्थापना किसने की थी? तो पुष्यभूति वंश की स्थापना है जो पुष्यभूति वर्धन ने की थी। फिर अगला है 125 नंबर पुष्यभूति वंश का सबसे प्रतापी शासक राजा कौन था? तो ये जो है हर्षवर्धन था। फिर है हर्षवर्धन गद्दी पर कब बैठा? तो 606 ईस्वी में गद्दी पर बैठाया। फिर है हर्षवर्धन का राज दरबारी कवि कौन था? तो बाणभट्ट था। फिर है चीनी यात्री हुएन सांग किसके समकालीन था? तो ये हर्षवर्धन के समकालीन था। फिर है 129 नंबर किस व्यक्ति को द्वितीय का अशोक कहा जाता है? तो ये हर्षवर्धन को द्वितीय अशोक कहा जाता है। फिर है अंतिम बौद्ध राजा कौन था? तो संस्कृत का महान विद्वान हर्षवर्धन अंतिम बौद्ध राजा था। फिर है हर्षचरित्र किसके द्वारा लिखी गई? तो हर्षचरित्र है बाणभट्ट द्वारा लिखी गई। और ये बाणभट्ट हर्ष यानी हर्षवर्धन के दरबार में था, इसलिए जो बाणभट्ट ने हर्षचरित्र लिखी। फिर अगला क्वेश्चन किस राजा ने रत्नावली नामक पुस्तक लिखी? तो ये जो है हर्षवर्धन ने जो लिखी रत्नावली नामक पुस्तक। फिर है 133 नंबर है हर्षवर्धन और पुलकेशियन द्वितीय के समय हुए संघर्ष की जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है? तो ये ऐहोल अभिलेख से प्राप्त होती है। फिर ये 34 नंबर 134 नंबर पर कह रहा है हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की थी? तो ये जो है थानेश्वर से जो है मतलब थानेश्वर से कन्नौज स्थानांतरित की थी। फिर अगला है सकलोत्तम पथनाथ किसे कहा गया है? तो ये हर्षवर्धन को कहा गया है। फिर है बंगाल का कौन सा शासक हर्ष के समकालीन था? तो जो है शशांक यानी जो शशांक शासक समकालीन था इन लोगों के। फिर है गुप्त वंश के पश्चात उत्तर भारत में बड़े भाग का पुनर्गठन किसने किया? तो ये हर्षवर्धन ने किया। ये दोस्तों ये क्वेश्चन थोड़ा ऐसे हैं इतिहास से संबंधित हैं तो इनको हम कट कर रहे हैं, ये नहीं पूछे जाएंगे क्योंकि हमारा उद्देश्य कला से संबंधित है।
ये भी नहीं पूछे जाएंगे। जहाँ से आपका जो कला संबंधित होंगे वहाँ से पढ़ाएंगे। अगला देखिए, ये जो है अगला क्वेश्चन 211 नंबर है। किस किस महीने में मौर्यों का राजकोषीय वर्ष आरंभ होता है? तो ये जो है आषाढ़, अंग्रेजी में कहेंगे तो जुलाई महीना है। फिर अगला क्वेश्चन है 212 नंबर, कह रहा है किस जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है? तो ये परिशिष्ट पर्व में मिलता है। फिर ये है चंद्रगुप्त मौर्य का संघर्ष किस यूनानी शासक से हुआ? तो ये जो सेल्यूकस निकेटस के समय ये सेल्यूकस निकेटस से हुआ। ये कौन था? तो ये सिकंदर का सेनापति था। फिर है एरियन ने चंद्रगुप्त मौर्य को क्या नाम दिया? तो ये है सेंड्रोकोटस नाम दिया। फिर है किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए कुलहीन शब्द का प्रयोग हुआ? तो इसे मुद्रा राक्षस के रूप में प्रयोग हुआ। फिर अगला है किस ग्रंथ में दक्षिणी भारत के आक्रमणों का पता चलता है? तो ये तमिल ग्रंथ अहनानूर में चलता है। फिर है अगला चंद्रगुप्त मौर्य का निधन कब हुआ? तो ये जो 297 ईसा पूर्व में इसका निधन हो गया। फिर है चाणक्य किस विश्वविद्यालय के में शिक्षक थे? तो ये जो तक्षशिला विश्वविद्यालय है जो कहाँ पड़ता था? पाकिस्तान में पड़ता है। वहाँ के जो है शिक्षक थे। फिर है चंद्रगुप्त के बाद किसने शासक प्राप्त किया? तो ये है बिंदुसार। चंद्रगुप्त के बाद बिंदुसार यहाँ के जो शासक बने हैं। फिर है बिंदुसार किस संप्रदाय का अनुयायी था? तो ये अजीव संप्रदाय का अनुयायी था। फिर है किसी विद्वान ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया? तो तारानाथ ने। ये तारानाथ कौन है? ये लामा तारानाथ है, तिब्बती इतिहासकार है। फिर अगला क्वेश्चन अशोक मगध की गद्दी पर कब बैठा? तो ये 269 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। फिर है अशोक की माता का क्या नाम था? तो ये सुभद्रांगी नाम था इनके अशोक की माता का नाम। फिर है भारत में शिलालेखों का प्रचलन सर्वप्रथम किसने किया? तो ये दोस्तों क्वेश्चन मोस्ट 224 नंबर मोस्ट क्वेश्चन है। भारत में शिलालेखों का प्रचलन जो है सर्वप्रथम अशोक ने किया। और क्यों किया? तो ये जो है अपने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए इसका प्रयोग किया। फिर है अशोक के शिलालेखों की खोज कब हुई? तो 1750 में पोर्ट्रेती पैंथेलन ने खोज की थी। और फिर है अशोक के शिलालेख प्रथम बार कब पढ़े गए? तो ये जो है 1837 में पढ़े गए। किसने पढ़ा? तो जेम्स प्रिंसेस ने पढ़ा। ये दोनों क्वेश्चन मोस्ट हैं। फिर है अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? तो ये बृहद्रथ था। फिर है प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था? तो ये खारवेल था। फिर है 232 नंबर किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य व अशोक दोनों का उल्लेख मिलता है? तो महाक्षत्रप रुद्र दमन का जूनागढ़ अभिलेख में मिलता है। फिर है अंतिम मौर्य सम्राट की हत्या किसने की थी? तो यह जो पुष्यमित्र शुंग ने बृहद्रथ की हत्या कर शुंग वंश की नींव डाली थी। क्योंकि पुष्यमित्र शुंग था इसलिए अपने नाम के आधार पर शुंग वंश की नींव डाली। फिर है शुंग वंश की स्थापना किसने की थी? तो पुष्यमित्र शुंग ने की थी। फिर है कंड वंश का संस्थापक कौन है? तो कंड वंश का संस्थापक वासुदेव। ये सब मोस्ट क्वेश्चन है दोस्तों। फिर अगला क्वेश्चन फिर है 33 नंबर सातवाहन या आर्द्र सातवाहन वंश की स्थापना किसने की? तो सिमुक ने की थी। सातवाहनों का टाइमिंग आपका 200 ईसा पूर्व से लगा के 250 ईस्वी तक माना गया है। फिर है किसके अधीन सातवाहनों ने मौर्य अधिकारियों के रूप में कार्य किया था? तो ये मौर्यों के अधीन में कार्य किया था। फिर है 235 नंबर क्वेश्चन कौन सा कुषाण शासक था जिसने बौद्ध धर्म अपना लिया था? तो ये जो कुषाण शासक तो ये कौन सा? तो ये कनिष्क ने जब बौद्ध धर्म अपनाया था। फिर है अगला 236 नंबर क्वेश्चन है कुषाण काल के दौरान मूर्ति कला की गांधार शैली किन शैलियों का मिश्रण है? तो गांधार कला मोस्ट क्वेश्चन है। इंडो ग्रीक, इंडो मतलब इंडियन मतलब भारतीय, ग्रीक मतलब यूनानी, इसलिए जो इंडो ग्रीक मतलब ये जो है भारतीय प्लस यूनानी का मिश्रण है कुषाण मूर्ति।
फिर अगला देखिए 337 नंबर, कनिष्क की राजधानी कहाँ है? तो कनिष्क की राजधानी पुरुषपुर, पेशावर और मथुरा में है। फिर है अगला क्वेश्चन, पुरुषपुर का दूसरा नाम क्या है? तो पेशावर है दूसरा नाम। फिर चरक किसके राजवेद थे? तो चरक जो है कनिष्क के राजवेद थे। फिर है तक्षशिला किस शैली की कला के लिए प्रसिद्ध है? तो तक्षशिला गांधार कला के लिए प्रसिद्ध है। फिर अगला क्वेश्चन, फिर है भारत में सर्वप्रथम मुद्राएं किसने चलाई? तो ये जो है इंडो ग्रीकों ने चलाई, जिसे बैक्ट्रियन ग्रीक कहा जाता है। फिर है किस संग्रहालय में कुषाणकालीन मूर्तियां सबसे अधिक हैं? तो कुषाणकालीन जो मथुरा संग्रहालय में सबसे अधिक मूर्ति है। फिर अगला है किस वंश के शासकों ने सोने से सबसे अधिक सिक्के जारी किए? तो जो ये आपके कुषाण वंश के शासकों ने सोने के अधिक सिक्के जारी किए। फिर है सातवाहनों के समय किस धातु की मुद्रा सर्वाधिक थी? तो सातवाहनों के समय सीसा की मुद्रा पर सर्वाधिक प्रचलन था। फिर है कह रहा सातवाहनों के समय किस धातु की मुद्रा सर्वाधिक थी? तो धातु की मुद्रा जो है शीशे की मुद्रा सर्वाधिक थी। फिर नागार्जुन, अश्वघोष व सुमित्र किसके समकालीन थे? तो ये कनिष्क के समकालीन थे। फिर अगला है 246 नंबर क्वेश्चन, 78 ईस्वी का शक संवत किसने चलाया? तो 78 ईस्वी का शक संवत जो है कनिष्क ने चलाया था। फिर अगला है तक्षशिला वर्तमान में कहाँ है? तो तक्षशिला पाकिस्तान में होता है। फिर अगला कुषाण के काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था? तो कुषाण के काल में जो है यहाँ पे वास्तुकला, कुषाण यहाँ के मूर्तिकला अधिक, मतलब मूर्तियाँ बनाई गई, मूर्तियाँ अधिक मिली, जिसमें आपका कुषाण में मथुरा और आपका गांधार ये मूर्तिकला के प्रमुख केंद्र है। इसमें प्रथम मूर्ति मथुरा से मिली, सर्वाधिक मूर्तियाँ गांधार से। अगला देखिए सातवाहनों ने कला अपना शासन कहाँ शुरू किया? तो सातवाहनों ने सर्वप्रथम महाराष्ट्र में शुरू किया, क्योंकि ये सातवाहन दक्षिण भारत में चल रहे थे। सातवाहनों की राजधानी कहाँ थी? तो पैठन थी। फिर अगला आता है मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य किसका था? तो अभी हमने बताया था इनका जो सातवाहनों का टाइमिंग कहाँ, यानी दक्षिण भारत में। तो ये जो इन मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रतापी शासक राज्य तो सातवाहन का ही था। फिर है बुद्ध की खड़ी प्रतिमा किसके काल में बनाई गई थी? तो ये कुषाण काल में बनाई गई थी। फिर है 254 नंबर, शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज्य किया था? तो शुंग के बाद कंडर वंश ने राज्य किया। फिर है किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? तो ये जो पैगचाओ ने कनिष्क को हराया था। फिर अगला है 256 नंबर, कनिष्क बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी था? तो कनिष्क है बौद्ध धर्म की महायान शाखा का अनुयायी था, क्योंकि कनिष्क के समय में ही जो बौद्ध धर्म दो भागों में बटा था, जिसमें इसने महायान को संरक्षण प्रदान किया था। फिर अगला को 257 नंबर है, प्राचीन भारत के महान व्याकरण विद्वान पतंजल किसके समकालीन थे? तो पतंजल जो है पुष्यमित्र के समकालीन थे। ये जो है पतंजल पुष्यमित्र के समकालीन थे, इनके समकालीन थे। अगला है 258 में इसमें किसके द्वारा पहली बार सैनिक शासक व्यवहार में लाया गया था? तो ये है इंडो ग्रीक के द्वारा लाया गया था। फिर 262 नंबर है, ईसा पूर्व दूसरी सदी के आरंभ में उत्तरी अफगानिस्तान में किसका शासन था? तो बैक्ट्रिया का शासन था। फिर अगला है 260 नंबर, प्राचीन भारत में किसने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए? तो ये कुषाण काल से। और ये अगला क्वेश्चन 261 नंबर है, सातवाहनों का समाज कैसा था? सातवाहनों का समाज मात्र सत्तात्मक था, जैसे आपका मात्र जो है आपकी सिंधु सभ्यता मात्र सत्तात्मक थी। फिर है कनिष्क किस जाति से संबंधित था? मतलब जनजात, तो ये है जो चीनी की यूची जनजात से संबंधित था कनिष्क। फिर अगला है 260 है, प्राचीन भारत में किसने नियमित रूप से सोने, ये शायद हो चुका है, हाँ
फिर अगला है यूची जाति का तो कनिष्क हो चुका है। फिर है भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है, तो भारत का आइंस्टीन है नागार्जुन को कहा जाता है। ये मोस्ट क्वेश्चन है। फिर है पुष्यमित्र किस धर्म का समर्थक था, तो पुष्यमित्र है जो ब्राह्मण धर्म का था, और माना जाता है कि ब्राह्मण प्रथम ये शुंग वंश, ये जो है पुष्यमित्र शुंग जो है प्रथम ब्राह्मण वंश माना गया है। फिर है बेसनगर में स्थित गरुड़ स्तंभ का निर्माण किसने कराया, तो ये हेलियोडोर ने कराया था। फिर है गार्गी संहिता क्या है, तो ये ज्योतिष ग्रंथ है गार्गी संहिता। फिर है गार्गी संहिता की रचना किसने की थी, तो ये वात्स्यायन ने की थी आपके। फिर है कुषाण वंश की स्थापना किसने की थी, तुजुकट फिशस ने की थी, जिसका शक्तिशाली और इसका उत्तराधिकारी बिम्बकट फिशस था। शक्तिशाली कनिष्क है, लेकिन यहाँ पर जो इसका यानी तुजुकट फिशस का जो उत्तराधिकारी बिम्बकट फिशस था, लेकिन कुषाण वंश का संस्थापक है तुजुकट फिशस ही है। और कनिष्क को शासन कब प्राप्त हुआ, तो 78 ईस्वी में। फिर है कनिष्क के कुल का अंतिम शासक कौन था, तो कनिष्क के अंतिम शासक वासुदेव था। अगला है कामसूत्र की रचना किसने की, तो ये वात्स्यायन ने की थी कामसूत्र की रचना। फिर अगला है पक्की ईंटों का शुभारंभ किसके काल में माना जाता है, तो पक्की ईंटों का प्रारंभ है कनिष्क के काल से माना जाता है, और जो इसे गुप्त काल में सर्वाधिक काम हुआ ईंट। फिर है किस प्रसिद्ध ग्रंथ को बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहते हैं, तो ये महाविभाषा शास्त्र का है, महाविभाषा शास्त्र को माना गया है। फिर है खारवेल किस वंश का शासक था, तो ये चैद वंश का था। फिर है किस पुराण में 19 सातवाहन शासकों ने शासन किया था, तो ये वायु पुराण के अनुसार। और आपको बता दें विजयनगर 276 नंबर, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुआ, किसने की थी, तो 1336 ईस्वी में हरिहर व बुक्का ने की थी। और फिर 77 नंबर है विजयनगर साम्राज्य का सबसे प्रतापी शासक कौन था, तो ये कृष्णदेव राय ही था। सही है। कृष्णदेव राय का शासन कब हुआ, तो 1509 ईस्वी में। फिर है वासुदेव राय के किन यूरोपवासियों के साथ मैत्रीपुत्र संबंध है, यानी मैत्रीपूर्ण संबंध है, तो पुर्तगालियों के साथ। फिर अगला है विजयनगर किस नदी के किन तट पर स्थित है, तो ये जो तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। फिर है महबनी सम्राट यानी बहमनी राजाओं की राजधानी क्या थी, तो गुलबर्गा। फिर अगला क्वेश्चन ये जो विजयनगर साम्राज्य के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो हम्पी से प्राप्त किया। और विजयनगर जो है यहीं पे यानी हजारानाथ स्वामी और विट्ठलनाथ स्वामी मंदिर यहाँ पे प्रसिद्ध है। फिर है बीजापुर में स्थित गोल गुम्बज का निर्माण किसने किया था, तो मोहम्मद आदिल शाह ने किया है। और यह है क्या, तो अली आदिल शाह का मकबरा है, इसका निर्माण मोहम्मद अली शाह ने करवाया है। ये केंद्रीय विद्यालय में पूछा गया क्वेश्चन है कि किसका मकबरा है, तो ये इसका लिखा है यानी निर्माण मोहम्मद आदिल शाह ने बनवाया, किसका है, तो अली आदिल शाह का है। और देखिए ये जो कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे, तो ये बाबर के समकालीन थे। अभी आपको ऊपर साइड टाइम दिखाया गया है, दूसरे में है जो है कृष्णदेव राय बाबर के समकालीन थे। फिर है विजयनगर साम्राज्य का पहला वंश संगम के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यह हरिहर व बुक्का के पिता का नाम संगम था और इन्हीं के नाम पर जाना जाता है। फिर अगला है हरिहर एवं बुक्का ने किस संत के प्रभाव में आकर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की, तो माधव विद्यारण ने। फिर है अगला संगम वंश का प्रमुख शासक कौन था, तो देवराय। ये आपके जो यहाँ पे 4 वंश चले हैं, आपका जो संगम है अरावीड़ है, और एक आपका जो है अच्युत्य करके जो है कई मतलब 4 शासक चले हुए हैं। फिर अगला है यहाँ पे संगम वंश का जो यानी शासक कौन है, तो देवराय है। और यहीं पे जो आपका अगला चल के जो आपका जो कृष्णदेव राय जो है यहाँ विजयनगर का सबसे प्रतापी शासक माना गया। एक यहाँ तेगे लुकू के एक वंश है। फिर अगला है किस शासक ने तुंगभद्रा नदी पर बांध बनवाया था, तो ये देवराय प्रथम ने बनवाया था। फिर है विजयनगर का संघर्ष सदैव किसके साथ रहा, तो बहमनी राज्यों के साथ रहा, क्योंकि इनके बीच में लड़ाई चलती रहती थी। फिर है
विजयनगर साम्राज्य का कौन सा स्थान गलीचा निर्माण के लिए प्रसिद्ध है? तो काली घाट। मीनाक्षी मंदिर कहाँ है? तो ये मदुरई में है दोस्तों, मोस्ट मंदिर है। फिर है चार मीनार का निर्माण किसने कराया? तो अली कुतुब शाह ने करवाया चार मीनार, या अभी कभी अली को कभी कुली कुतुब शाह, जो यहाँ से चार मीनार का जो अली ने कुली कुतुब शाह ने करवाया है प्रमुख रूप से। गोलकुंडा कहाँ स्थित है? तो ये आपका गोलकुंडा ये है हैदराबाद। ये दक्षिणी शैली के प्रमुख ग्रंथ, ये जो क्षेत्र दक्षिणी शैली के माने गए। फिर ये है हम्पी का खुला संग्रहालय किस राज्य में है? तो हम्पी कहाँ है? तो कर्नाटक में। फिर है किस संगमवासी शासक को पूर्ण देवराय की भी कहा जाता था? तो देवराय द्वितीय को। फिर अगला है कृष्णदेवराय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? तो आपके 8 तेलुगु कवि थे। फिर है सर्क सुल्तानों के यानी सर्किया सुल्तानों के शासनकाल में किस स्थान को पूर्व का सिराज या सिराज ए हिंद कहा जाता था? तो जौनपुर को इसे पूर्व का सिराज कहा जाता था। फिर अगला क्वेश्चन है 303 नंबर, बहमनी राज्य की स्थापना किसने की? तो अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने किया या हसन गंगू ने की थी। फिर है कश्मीर का कौन सा शासक कश्मीर का अकबर के नाम से जाना जाता है? तो जैनुल आबिदीन को, जो यानी कश्मीर का अकबर के नाम से जाना जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है 305 नंबर, मुक्तमालाद नामक काव्य की रचना किसने की? तो कृष्णदेव राय ने की थी। फिर अगला है कृष्णदेव राय ने अमुक्तालाद की रचना की? तो तेलुगु ने की थी। फिर अगला है कृष्णदेव राय का राजकवि कौन है? तो पैदन्ना है। दोस्तों आज ये वीडियो यहीं पे ख़त्म कर रहे हैं क्योंकि टाइम काफ़ी हो गया है। अगले 500 पूरे क्वेश्चन हैं जिसमें आपके जो कला के लिए पूछे जाने के लेवल से पढ़ा रहा हूँ आपको। वैसे भी इतिहास से हमको ज़्यादा मतलब नहीं है कि इतिहास ज़्यादा पूछ नहीं जाएगा, तो इसलिए जितना आपको आने के लायक हमने पढ़ा दिया है। दोस्तों यहीं पे वीडियो समाप्त कर रहे हैं, अगला वीडियो इसके बाद पढ़ाया जाएगा। थैंक यू फॉर दोस्तों।